ये जो सायरन आप सुन रहे हैं इससे घबराइए नहीं, क्योंकि ये किसी हमले का सायरन नहीं है बल्कि उस तैयारी का है जो किसी हमले के दौरान हो सकता है। दरअसल बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत ने तोड़ दी है पाकिस्तान की कमर। पहले सिंधु जल संधि को निलंबित किया, दवाई, हेल्थ सेवाओं पर रोक, व्यापार पर रोक और उसके साथ ही चुन चुन कर आतंक पर हो रहा है प्रहार और पाकिस्तानी नागरिकों की हो रही है बैरंग वापसी। तो परेशान है पाकिस्तान, रच रहा है साजिशें और वहीं अब भारत भी हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए है पूरी तरह से तैयार। कल देश के 244 जिलों में की जाएगी मॉक ड्रिल, जिसमें दी जाएगा नागरिकों को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण। आज भी कई जगह पर इसकी तैयारी की गई। दिखाएंगे आपको वो तस्वीरें, साथ ही आपको बताएंगे कि जब सायरन बजे तो आपको क्या करना है, किन जगहों पर ये सायरन बजेंगे। चर्चा करेंगे इसी पर। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी और हम आपको बताएंगे कि मॉक ड्रिल क्यों है जरूरी। तो मॉक ड्रिल के लिए है देश तैयार, लेकिन मॉक ड्रिल क्या है, क्यों है ये ज़रूरी, क्यों है इसको समझना सभी नागरिकों को, क्यों है इसकी तैयारी ज़रूरी, यही हम आपको बताते हैं। मॉक ड्रिल से क्या किया जाता है। लगभग मॉक ड्रिल से जो तैयारी है, देश में जो तैयारी है उसका मूल्यांकन किया जाता है। वो तैयारी क्या होती है? आपातकालीन सेवाओं की, प्रशासन की और नागरिकों की। उस तैयारी का मॉक ड्रिल के जरिए जायजा लिया जाता है। उपकरण, संसाधन और संचार प्रणालियों की कार्यक्षमता का परीक्षण लिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, जागरूकता पर जोर दिया जाता है। इसके साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए नागरिकों को किया जाता है तैयार, ताकि युद्ध जैसी स्थिति में आत्मरक्षा और प्राथमिक उपायों की जानकारी पहले ही दी जा सके। इसके तहत जो है, इस तैयारी के तहत विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल को बेहतर बनाना शामिल रहता है। और ये तालमेल किस तरह से बनाया जाता है? जैसे पुलिस है, अग्निशमन है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं और उसमें प्रशासन का समन्वय है, उस पर जोर दिया जाता है ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति का, चुनौती का सामना किया जा सके। वास्तविक संकट में तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया इसमें सुनिश्चित की जा सके। तो बेहद महत्वपूर्ण ये मॉक ड्रिल है नागरिकों और प्रशासन में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, संकट की स्थिति में सही कदम उठाने पर फोकस के लिए, डर और अनिश्चितता को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। किसी तरह का पैनिक नहीं होना चाहिए। नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को दरअसल इसके द्वारा मजबूत किया जाता है, ताकि किसी भी आकस्मिकता का पूरी चुनौती के साथ, उसे चुनौती देते हुए सामना किया जा सके। युद्ध या हमले जैसी स्थिति में नुकसान को इससे कम किया जा सके और जो आत्मविश्वास है नागरिकों का देश पर, अपने सुरक्षा बलों पर, अपने सिस्टम पर, उसको और मजबूत किया जा सके। तो अपने आप में बेहद ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बताएंगे इस बार जो मॉक ड्रिल है उसमें क्या होगा, जो कल की जा रही है। सबसे पहले हवाई हमले की चेतावनी या सायरन का जो संचालन होता है वो किस तरह से होता है, ये बताया जाएगा कि किसी भी हवाई हमले की स्थिति में नागरिकों को तुरंत सचेत कैसे किया जाए, तुरंत अलर्ट कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो सायरन सिस्टम है उसका परीक्षण जो है बेहद अहम होता है और ये परीक्षण होगा इस मॉक ड्रिल में। साथ ही सायरन की जो कार्य क्षमता है और उसकी जो पहुंच है उसका भी मूल्यांकन किया जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में बेहद अहम है। जब हम नागरिकों को सचेत करने की बात कहते हैं, अलर्ट की बात कहते हैं और उनमें जागरूकता की बात कहते हैं। इसके साथ ही नागरिकों, विशेष रूप से स्कूल कॉलेज के छात्रों को आत्मरक्षा के लिए तैयार किया जाएगा और नागरिक सुरक्षा की जो अलग अलग तकनीकें हैं, वो तकनीकें क्या हैं, जैसे कि बंकर में शरण लेना, प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण, इसके साथ ही जागरूकता अभियान जैसे रैलियां और सामुदायिक कार्यक्रम, उनके बारे में जो है जानकारी देना और किस तरह से जो आत्मरक्षा है उसको किया जा सकता है, किस तरह से जो हम बंकर की बात कर रहे हैं, एलओसी हैं या बॉर्डर के पास के जो एरियाज़ हैं, वो बंकर में किस समय और कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देना। साथ ही क्रैश ब्लैकआउट अभ्यास, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। रात में हवाई हमलों से बचने के लिए ब्लैकआउट का अभ्यास भी इसके तहत आता है। इसके साथ ही
शहरों और कस्बों में रोशनी कम करने की रणनीति का परीक्षण, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो रोशनी है वो कम करना बेहद ज़रूरी हो जाता है और उसमें किस तरह से रहा जाए उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे हैं, जैसे बिजली संयंत्र है, सरकारी भवन है, इनको छिपाने की तकनीकों का भी इसमें अभ्यास किया जाता है ताकि दुश्मन की नज़र इन पर ना पड़ने पाए। दुश्मन के हवाई हमलों से इन जो सुविधाएं होती हैं या ये जो इमारतें होती हैं, इनको बचाने की एक बड़ी रणनीति जो है इसमें तैयार की जाती है। इसका परीक्षण किया जाता है और इसका प्रशिक्षण भी काफ़ी अहम होता है। तो इन तैयारियों की जो है समीक्षा इसमें की जाती है। इसके साथ ही आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना जो है उसका परीक्षण किया जाता है कि उसकी तैयारी कैसी है, किस तरह से होगी और वहाँ पर जो लोग हैं उनको इस बारे में बताया जाता है। इसके साथ ही बेहद ज़रूरी हो जाता है इसमें निकासी के दौरान समन्वय और समयबद्धता को सुनिश्चित करना, यानी कि किसी भी तरह की आपात स्थिति में इमारतें हैं या कोई भी इस तरह का जो है जगह है जहां से लोगों को निकालना है, तो उसमें उनकी लोगों की निकासी के लिए किस तरह से समन्वय किया जाए। और इसमें ज़िला प्रशासन, होमगार्ड, राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, ये सभी तमाम जो संगठन हैं इनमें समन्वय और इनका प्रशिक्षण बेहद ज़रूरी हो जाता है। नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्कूल कॉलेज के छात्र, इनका भी इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है और इन्हें इनमें शामिल किया जाता है, इन्हें बताया जाता है। और ये अभ्यास क्योंकि बेहद अहम है, ये देश के 244 नागरिक सुरक्षा ज़िलों में गांव स्तर तक आयोजित होगा। आज भी कई जगह इसकी तैयारी की गई, तो ये अपने आप में बेहद अहम है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से आज मुलाकात की और ये मुलाकात पीएम आवास पर हुई। इस दौरान देश की सुरक्षा और आगे के एक्शन पर विचार विमर्श किया गया। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और लगातार जो सुरक्षा तैयारियां हैं, किसी भी तरह की चुनौती है, किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति है, उससे निपटने की पूरी तैयारी और उसकी समीक्षा लगातार की जा रही है। और इसी के तहत कल होगी 244 ज़िलों में मॉक ड्रिल, जो अपने आप में बेहद अहम है। और भारत को जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ विश्व भर का समर्थन मिल रहा है और पाकिस्तान की चहुं ओर निंदा हो रही है, उसके बीच ये जो तैयारी है अपने आप में काफ़ी अहम है और इसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल डॉक्टर वीके नाइक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ सलाहकार हैं एनडीएमए के, और हमारे साथ बीएल वोहरा भी जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजी पुलिस हैं। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले नाइक साहब आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की स्थिति है उसमें ये मॉक ड्रिल अपने आप में आज की कितनी बड़ी ज़रूरत है? नमस्कार। जैसा कि आपने अभी बताया है, बेसिकली सिद्धांत तौर पे किसी भी इमरजेंसी से जो हमारे हालात, आज के दिन में जो हालात हैं, उसमें किसी प्रकार की भी इमरजेंसी जो उत्पन्न हो सकती है, उसमें नागरिक सुरक्षा, जो सिविल डिफेंस की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमारे जो इंटीरियर एरियाज हैं, हमारे जो बॉर्डर एरिया सिटीज एंड टाउन्स हैं, वहां पर किसी होस्टाइल एक्टिविटी से क्या क्या हो सकता है, उसको एंटिसिपेट करते हुए उसके लिए हमें किस प्रिपेयर्ड होना है और किस तरह से उस जो होस्टाइल एक्टिविटी होगी उसमें अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। तो ये जो सिविल डिफेंस का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत में 1968 में सिविल डिफेंस एक्ट बना, 1962 और 65 की लड़ाई के बाद इसकी जरूरत महसूस की गई। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हॉस्टिलिटीज के टाइम पर जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे सिविल एरियाज हैं, उसमें कम से कम जान माल की नुकसान हो और हम अधिक से अधिक जान माल की सुरक्षा कर पाए। और ऐसा होने के बाद हमारा सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, जो कि अलग अलग प्रकार के सर्विसेज दे करके और सारे कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करके, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, आपने एनसीसी का नाम लिया, एनएसएस का नाम लिया, और वॉलंटियर्स जो बाकी नेहरू युवा केंद्र के लोगों का नाम लिया, ये सब मिलकर करते हैं। लेकिन इसमें एक नया आयाम अभी ये जुड़ गया है कि जैसे बड़ी आपदा होती है डिजास्टर्स में, और पिछले कुछ दिनों में, पिछले 20 सालों में जो हमारा
जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना है, उसके तहत अभी इमरजेंसी रिस्पांस के लिए हर एक शहर, हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हर एक चीफ सेक्रेटरी, हर एक स्टेट में वो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के थ्रू ही डिजास्टर रिस्पांस कर रहे हैं। अब समझने वाली बात ये है कि पॉजिटिव फैक्टर कोई भी हो, चाहे वो आपदा डिजास्टर की हो, चाहे युद्ध जैसी स्थिति की हो, उसका परिणाम एक ही होता है, जान माल का नुकसान। हमें लाइफ बचानी है, हमें कम्युनिकेशन को रिस्टोर करना है, हमें पावर को रिस्टोर करना है, हमें कैजुअलिटीज को इवैक्यूएट करना है, हमें अपने हॉस्पिटल्स को एनर्जाइज करना है। ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं, ये सब कैसे होंगी, इसका एक मॉक ड्रिल का आदेश जो गृह मंत्रालय ने दिया है और जिसके बारे में आप बता चुके हैं कि कार्रवाई चल रही है, तो मेन पर्पस इसका ये है। और ये कैसे होगा और किस तरह से किया जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। वोरा जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 1971 के बाद ये एक बड़ी मॉक ड्रिल हो रही है, इसीलिए तमाम जगह जो कयासों का दौर है वो भी जारी है। लेकिन जागरूकता की दृष्टि से कितना ज़रूरी है, जो नागरिक है देश के, उनको ये बताना कि किसी तरह की पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए हो रहा है, उन्हीं की सुरक्षा तैयारियों के लिए है। रमा जी, जैसे आपने सही कहा, पैनिक स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जब लड़ाई होती है किसी देश से, और हमारा तो पाकिस्तान से लड़ाई होती रहती है, तो पूरे देश की लड़ाई है ये, खाली फौजों की लड़ाई नहीं है। पूरे देश को तैयार होना चाहिए, और जिसमें सारे सिविलियंस आते हैं, ज़्यादातर तो सिविलियंस ही हैं, हम लोग सिविलियंस हैं। और इसके लिए जैसे मेरे साथी बता रहे थे, ये चाइनीज एग्रेशन के बाद भारत में ये सिविल डिफेंस संस्था बनाई गई थी, ये डिपार्टमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री में। अभी इसकी इंपॉर्टेंस कम है क्योंकि लड़ाई नहीं हो रही इस वजह से। अभी आपने जितने संगठनों के नाम लिए, माफ़ करिएगा आप इस संगठन का नाम भूल गए। तो मैं खुद भी डीजी सिविल डिफेंस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मैं रहा वहाँ पे 2-3 साल रहा मैंने। और ये सारा जो काम है, असल में हर वक्त तैयारी होनी चाहिए, पर ज़रूरत नहीं पड़ती तो इसलिए लोग ढीले पड़ जाते हैं। तो अच्छा है कि ये अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसके मोटे मोटे मुद्दे, तो पहले तो ऑब्जेक्टिव 2-3 देख लें। एक तो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी, दूसरा नागरिकों की सेफ्टी सिक्योरिटी, तीसरा जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सर्विसेज हैं, उनकी। और उन सब को मदद करने के लिए ये सिविल डिफेंस जो है ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें होम गार्ड भी आ जाते हैं, फायर सर्विसेज भी आ जाते हैं, और इसमें सिविलियंस को इन्वॉल्व किया जाता है। उनको कुछ भत्ता भी मिलता है, वो बात अपनी जगह है। और ये ड्रिल होना बड़ी अच्छी बात है। जैसे आज हम हालात से गुजर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि कल पाकिस्तान अटैक करेगा हमारे पे, कि हम पाकिस्तान पे करने वाले हैं, स्थिति को देखते हुए। तो इसलिए बड़ा अच्छा है कि हम बड़े टाइम पे इसको कर रहे हैं। इसकी बड़ी इलेबोरेट ड्रिल्स होती हैं, लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे कैसे किसी बिल्डिंग से लोगों को निकालना, या कैसे ट्रैफिक में मदद करना, या हॉस्पिटल इमरजेंसी एम्बुलेंस है वहां करना, या लोगों को लेके जाना, इवैक्यूएट करना। ये बहुत बहुत ज्यादा काम है। और अच्छा, आज की जो जनरेशन को मालूम ही नहीं। मेरे ही बच्चे कह रहे थे, पापा ये क्या होती है मॉक ड्रिल। तो अच्छी बात है ये हो रही है, देश को मालूम होना चाहिए रमा जी। और मैं समझता हूं कि ये अभी अच्छा है, अभी से हो रहा है, और इसकी ड्रिल होनी चाहिए, रेगुलरली होनी चाहिए, अगर आप मेरे से पूछे तो। बिल्कुल, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये क्यों होनी चाहिए और किस तरह की इसकी जानकारी जो है सबको दी जा रही है। लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। एकादशी रातिया, some tea is the best tea. It's a magical beverage actually. Some tea is right. 200 glorious years of Assam. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम में और हमारे साथ दो ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। वीके नाइक जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से वोरा बता रहे थे कि देश के नागरिकों को ये जानकारी और मुख्य तौर पर जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तमाम तरह की जो कयास है, भ्रांतियां हैं, उनको भी इससे बल मिलता है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि सिविल डिफेंस ज़िले भी बनाए गए हैं, ये अपने आप में कितने अहम हो जाते हैं और किस तरह से इसकी पूरी तैयारी की जाती है, किस तरह से जो कंट्रोल रूम है वो इस्टेब्लिश किया जाता है और उसमें किस तरह की सूचनाएं दी जाती हैं। कि जो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स जो 244 आप बता रहे हैं, और इसमें से 100 डिस्ट्रिक्ट्स बहुत सेंसिटिव हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई किए हुए हैं। इसके 3 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। प्रॉक्सिमिटी टू बॉर्डर, दूसरा हमारे जहाँ पे सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, हमारे पोर्ट्स हैं, हमारे हार्बर्स हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, वो कहाँ पर हैं और कहाँ पर हमारे पॉपुलेशन सेंटर हैं। तो अगर ये 244 डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया देखेंगे आप, तो अरुणाचल से लेके असम से लेके कोस्टल एरिया से लेके पंजाब बॉर्डर से कई सारे डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हैं। पॉइंट नंबर 1, जब ये सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट नॉमिनेट हो जाते हैं तो यहाँ के सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी होती है। कोई सिविल डिफेंस, आपको पता होगा कि एक स्टैंडिंग न्यूक्लियस होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का और बाकी सारे वॉलंटियर्स होते हैं, और इसमें बहुत प्रबुद्ध नागरिक, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, बिजनेसमैन, जो समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, उसमें वो कम्युनिटी हेल्प के लिए आते हैं। और ये जो सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग इन डिस्ट्रिक्ट्स में प्रायोरिटी में होती है। और सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इनकी अपनी ट्रेनिंग है, इनकी वार्डन सर्विस है, इनकी फायर सर्विस है, इनकी इवैक्यूएशन सर्विस है, इनकी फर्स्ट एड सर्विस है, और ये हर तरह की जो भी इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है उसमें ये प्रशासन को मदद करने के लिए तैयार होते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जो हैं, ही इज अ कंट्रोलर ऑफ सिविल डिफेंस, और जो असिस्टेंट कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर हैं और वार्डन्स हैं, वो पूरे शहर में अपने अपने इलाके में तैनात होते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा नुआंस करना जरूरी है कि ये जो वॉर है या इस तरह की हॉस्टिलिटी होती है, ये कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी है। इसमें अंदर में जो नुकसान हो सकता है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया, आपदा में नुकसान जैसे होता है, आग लग जाती है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, लोग घायल हो जाते हैं, वैसी हॉस्टिलिटीज में भी होती है, जो कि आपने सबने देखा हुआ है। तो इसको हैंडल करने के लिए अभी हमारा जो हर एक स्टेट ने और हर एक डिस्ट्रिक्ट ने इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम को नोटिफाई किया हुआ है, और इसमें जो इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन होते हैं, 16 फंक्शन है, चाहे वो कोई इमरजेंसी हो, वो लागू है। जैसे कि पावर का रिस्टोर करना है, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करना है, राशन है, सप्लाई है, कैंप है। इसके लिए सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ये आपदा प्रबंधन का जो अभी हमारा सिस्टम चला उसके पहले का है। तो अभी जब हम करते हैं तो हमें पूरे प्रशासन को सिविल डिफेंस और बाकी अन्य जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सिविल पुलिस है, इनके साथ मिल करके हमें करना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें जनता को जागरूक करना है। तो कल जब होगा तो हमें पक्का विश्वास है कि कई अवेयरनेस कैंपेन चलेंगे, किस तरह का सायरन बजेगा, किस तरह की एक्टिविटी होगी, स्कूलों में क्या होगा, हेड काउंट, कोई अफरा तफरी मच गई, अर्थक्वेक के बाद हम बच्चों का हेड काउंट करते हैं टीचर स्कूल में, वो फिर भी होना पड़ेगा अफरा तफरी के बाद में। तो वो सब चीजें कॉमन हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में और प्रशासन के अंडर में ये होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइम्स हैव चेंज्ड। 62 वॉर, 65 वॉर, 71 वॉर, अभी हाईटेक वॉर हो गया है, तो हमारे चैलेंजेस भी नए नए हैं और हमारा रिस्पॉन्स भी नए तरीके से होगा। जैसे हमारा वार्निंग सिस्टम सायरन है, अभी मोबाइल्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश हो रही है, अर्थक्वेक में और साइक्लोन्स में तो हो गया है। तो ये सब अभी जो हम एक्सरसाइज करेंगे, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जिस तरह से हमारी चौकसी है, जिस तरह हम चौकन्ने हैं, तो इमर्जिंग चैलेंजेस इन फेस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, हाउ वी विल अडैप्ट आवरसेल्व्स to prepare our civilian community to mitigate the damage of hostilities which can be caused by enemy. बिल्कुल, किसी भी तरह की चुनौती के लिए पूरी तैयारी। वोरा जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार इसमें अलग अलग टर्म्स की हम बात कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जो सिविल डिफेंस जिले हैं वो संवेदनशीलता के आधार पर कई स्तरों में बांटे गए हैं, इसकी क्या वजह रहती है? और दूसरा, ब्लैकआउट क्रैश की जो बात हो रही है वो क्या है और उसमें उसके प्रति जागरूक करना कितना जरूरी हो जाता है?
देखिए, क्या सेंसिटिव जिले हैं, ये चेंज होते रहते हैं, जी। इनकी समीक्षा होती रहती है, यो क्योंकि ये उस वक्त के हालात पे डिपेंड करता है कि मान लीजिए चाइना से हमें ज़्यादा खतरा है तो हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी ज़्यादा ध्यान आज देना पड़ेगा, या पाकिस्तान से है तो क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो ये रहा। दूसरा ये कि ये जो सायरन्स वगैरह हैं, कई मेरा मतलब आप सदियों से तो नहीं कहूँगा, दशकों से ये टेस्ट ही नहीं किए गए। हो सकता है कहीं ख़राब हो गए हों, किसी में जंग लग गया हो। उसके अलावा आबादी बढ़ गई है, ज़्यादा सायरन वगैरह चाहिए। उसके अलावा कई नए शहर आ गए हैं, वहाँ पे चाहिए। देखिए, बहुत बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और ये बड़ी ज़रूरी है कि ये होनी चाहिए। दूसरा, जैसा मेरे साथी ने कहा, नायक साहब ने, कि अब ये हाई टेक वार हो गई, तो ये भी एक नई चीज़ है। अब इसके मुताबिक भी सिविल डिफेंस को अपने आप को ढालना होगा। अच्छा, आजकल के नौजवान बड़े पढ़े लिखे हैं, हाई टेक हैं, दिस दैट, उनके लिए बड़ा इजी रहेगा इक्वली जनरली इसको अपने क्विकली इंटेग्रेट करना, तो ये हो जाएगा। पर मैं समझता हूं कि ये बड़ा अच्छा फैसला है भारत सरकार का कि हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी करके लड़ाई करने में आप जानती है एक और बात होती है, अचानक लड़ाई करने में एक और बात होती है। तो मुझे और पूरा यकीन अचानक है आने वाले किसी खतरे से उस चुनौती से बचने के लिए भी तैयारी करना अपने आप में काफी अहम हो जाता है। नाइक जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से सायरन की बात हो रही है, सायरन किन प्रतिष्ठानों पर से बजाए जाते हैं, किस वक्त ये बजाए जाते हैं, एक्यूरेट टाइमिंग इनकी क्या होती है, अचानक खतरे को भांपकर बजाए जाते हैं, ये भी काफ़ी उत्सुकता का विषय रहता है। इसके बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से जो तमाम समन्वय होता है, और जिस तरह से हम ये भी बात कर रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उनको बचाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, और इस ड्रिल में उनको बचाने की भी एक पूरी कवायद होती है कि कैसे बचाया जाएगा, तो ये किस तरह से एक अहम हिस्सा इसका हो जाता है। देखिए, ये तो बहुत बड़ा विस्तृत विषय है एयर डिफेंस का। जब हम सायरन की बात करते हैं, बेसिकली हम हवाई हमलों की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है वो जिम्मेदार है एक्सटर्नल एग्रेशन से हमें बचाने के लिए, और जो हवाई हमले की वार्निंग्स आती हैं वो इंडियन एयरफोर्स के जो एयर डिफेंस कंट्रोल सेंटर्स हैं उनसे हमारे जो सिविल डिफेंस के कंट्रोल सेंटर्स हैं रीजनल, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ टेक्निकली वहां पर आने चाहिए, और वहां से सायरेंस वगैरह इनिशियल होने के सिस्टम्स है। पर जैसे मैंने आपको बताया, अभी जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, जो इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम में जो डीएम का जो हेडक्वार्टर है, वही सब चीज को कंट्रोल करेगा, चाहे वो एयर अटैक हो या कोई भी चीज हो। तो अभी कल की जो ड्रिल्स होंगी उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि जो कोऑर्डिनेशन है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और एयरफोर्स के बीच में, और साथ ही साथ जितने भी रिस्पांस एजेंसीज हैं, मेडिकल, हॉस्पिटल्स, ट्रैफिक, उसके बाद जो मदद के लिए लोग आएंगे ऑर्गेनाइज ढंग से, सिविल डिफेंस होगा ग्राउंड पर, और एजेंसीज आएंगी, पुलिस होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हो सकते हैं अगर वो ऑलरेडी डिप्लॉयड नहीं है, आर्मी की यूनिट्स आगे लगी होती हैं। तो जो भी लोग हैं उनका कोऑर्डिनेशन, और बेसिकली कौन क्या करेगा और कैसे उसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा, ये एक कंट्रोल रूम में बैठ करके, जहां पर फिर इंफॉर्मेशन इन, इंफॉर्मेशन आउट, इवैल्यूएशन, हालात को जायजा लेना, रिसोर्सेज को पकड़ना कि क्या रिसोर्सेज हैं और कहां पर हमें क्या एक्शन करना है। ये एक पॉइंट कल होगा, इसकी मुझे पूरी श्योरिटी है, क्योंकि आपदा प्रबंधन में हमने बहुत एडवांस तौर पे ये सब किया है, और कम से कम 10, 12, 15 स्टेट्स में तो एनडीएमए ने के साथ मैंने खुद भी किया है। एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि अभी ये जो सिक्योरिटी का इशू है जी, सिविल डिफेंस, जिस तरह से ये टेररिज्म चल रहा है, तो हमारे ये जो सॉल्यूशंस है, अभी सिविल डिफेंस वालों को हमें सिक्योरिटी के हिसाब से भी हमें फीडबैक चाहिए होगा आम जनता के बीच से, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, और बिल्कुल। सुरक्षा एजेंसी सब कुछ आसान नहीं है पकड़ना। हर एक नागरिक जब चौकस रहेगा कि ये हमारा बिजली घर है, ये हमारा पुल है, यहाँ पर कोई गड़बड़ कार्रवाई तो नहीं हो रही है, बिल्कुल, एक सतर्क समान भागीदारी जो है बेहद आवश्यक है। वोरा जी, एक छोटा सा सवाल आपसे भी लेना चाहेंगे, इसमें इस बात की भी जानकारी दी जाएगी आम नागरिकों को कि इस तरह की स्थिति में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अपने पास रखनी चाहिए, जो स्टोर उनके पास होना चाहिए। देखिए, मैं जरा पहले उससे दो चीजें कहना चाहूंगा जी। ये जो सिविल डिफेंस, अब तो मैं कहूँगा पुराने ज़माने का था, हमारे ज़माने का था जी।
वो अब बहुत बदल गया है जी। जब मैं डीजी सिविल डिफेंस बना भारत सरकार में, तो ये एनडीएमए की मैंने पहला नोट बनाया था। मैंने कहा था कि ऐसी संस्था हमारे देश में होनी चाहिए, और मुझे बड़ी खुशी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीएमए बना, फोर्स बनी, स्टेट्स में भी बनी। अब रहा ये कि भाई टेक्नोलॉजी का जो अभी क्या होता था, जैसे ये बता रहे हैं एयर डिफेंस, ठीक कह रहे हैं, आगे भाई अगर वहां से जहाज उड़ा पाकिस्तान से मान लीजिए, और हमारे एयरफोर्स को पता चला, उन्होंने हमें बताया, हम आगे करेंगे। अब तो इंटेग्रेट हो गया, अब तो जैसे ही वहां से उड़ान भरेगा सीधा मुझे लगता है हमारे मोबाइल्स में और इस पे सायरन्स पे आ जाएगा। बिल्कुल, बदलते समय के साथ जो है तकनीकी रूप से तमाम जो सिस्टम है वो भी अपडेट हुए हैं, वही तैयारी है और उसी के लिए देशवासियों को करना है तैयार, और इसीलिए हो रही है ये मॉक ड्रिल। अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। वोरा जी आपका, नाइक जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।